हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे फेज वाइज। तो फर्स्ट फेज जो है उसको बोला गया है मॉडरेट फेज या उदारवादी फेज जिसे बोला जाता है, जो 1885 से लेके 1905 तक रहा था। तो फर्स्ट फेज जो था उसमें क्या था, इसमें इसमें लीगल टैक्टिक्स फॉलो की गई। लीगल टैक्टिक्स मीन्स उसमें उदारवादी तरीके से उनसे मांग की, उदारवादी और वैधानिक तरीके से ही मांग की गई अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। तो उसमें उनका मानना था कि पहले हम फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, अगर हम पहले डिजर्व करते हैं देन किसी चीज की डिजायर कर सकते हैं। तो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट नेता क्या कौन कौन से थे, जैसे इसमें है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, एम जी रानडे, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयबजी, रोमेश चंद्र दत्त, आर.सी. दत्त जिसे बोलते हैं, रास बिहारी घोष, डी.सी. वाचा डिंसा, ई वाचा, रहमतुल्लाह सयानी, पी आनंद चार्लू, आनंद मोहन बोस, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, मदन मोहन मालवीय, जी सुब्रमण्य अय्यर, सी विजय राघव चरियार। और ये जो कादम्बिनी गांगुली जी थी, ये पहली जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई थी, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने जो कांग्रेस थी उसको संबोधित किया था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कादम्बिनी गांगुली कौन थी, उन्होंने 1890 में कांग्रेस को संबोधित किया था। जो पहला दौर था उसके नेता तो आपको पता लग ही गए हैं। तो इसके बाद इसमें जो उदारवादी जो हमारी कुछ मांगे थी, जैसे उसके क्या क्या एम्स है, ऑब्जेक्टिव थे कांग्रेस के, तो उसमें रहेगा जैसे फर्स्ट है इसे पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो भारतीय थे उसमें भागीदारी चाहिए थी, किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती थी उसमें। एक था जो सिविल सेवा परीक्षा होती थी जिसमें अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, वो भारत में ही कंडक्ट करवाने की उसकी योजना चाहिए थी। पहले वो लंदन में उसका एग्जाम होता था, वहीं एग्जाम देने जाना पड़ता था भारतीयों को। एक क्या था, उसकी एज बहुत कम होती थी, तो एज क्राइटेरिया को बढ़ाने की मांग की थी। एक है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो अंग्रेज थे वो अपना औद्योगिकरण जो कर रहे थे वो वहीं पे कर रहे थे, लंदन में या ब्रिटेन में। लेकिन इंडिया चाहता था कि औद्योगिकरण जो होगा वो इंडिया में होगा। नेक्स्ट है जो एक स्थायी बंदोबस्त जिसे बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट जो कानून था, वो पूरे देश में लागू करने की योजना की मांग की थी। एक ये है कि जो भारतीय जो ब्रिटिश कॉलोनीज में जो रह रहे हैं, उपनिवेश में जो रह रहे हैं, उनमें मानव मानव उचित व्यवहार की मांग की गई थी। और जो आर्म्स एक्ट जो लाया गया था, उस आर्म्स एक्ट को, जो हथियारों का जो कानून था, उसको हटाने की मांग थी। एक जो मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता था, तो उसको भी हटाने की मांग इन्होंने रखी थी। तो ये सब मांगे उन्होंने बहुत मतलब कि अपना पी से पेटिशन या मतलब प्रेयर या मांगे जो थी, वो उन्होंने कोई मतलब कि एक्सट्रीमिज्म या कोई ऐसे स्टेप नहीं उठाए थे जिससे ब्रिटिश सरकार को हानि पहुंचे। तो ये बहुत ही उदारवादी थे, नेता थे। तो नेक्स्ट है इसके अर्ली फेज क्या क्या थे। अर्ली फेज जैसे 1885 में बॉम्बे में डब्ल्यू.सी. मैनेजर इसके अध्यक्ष बने। 1886 में कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ उसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने। इससे पहले जो एस.एन. सुरेंद्र जो बनर्जी जी थे, उन्होंने एक इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई हुई थी 1885 से पहले, वो इसमें मर्ज हो गई, दोनों मिल गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। और एक नेक्स्ट आता है 1887, इसमें बने बदरुद्दीन तैयब जी। इसमें इसी टाइम से ही कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार जो सरकार थी उसमें
आपस में टकराव स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आता 1888, पहली बार किसी अंग्रेज को अध्यक्ष बनाया गया, जॉर्ज यूले जी को। इसमें क्या हुआ कि जो सरकारी अधिकारी थे उसमें कांग्रेस में शामिल होने के लिए उनको बैन कर दिया गया। 1890 में क्या है, एक मैगजीन इंडिया मैगजीन पब्लिश हुई, कहाँ पे, लंदन में। और विदेश में प्रचार के लिए ब्रिटिश कमेटी का भी गठन किया गया। तो अब हम अलग अलग नेताओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, 1825 से लेकर 1917 तक। ये एक मैथमेटिक्स से प्रोफेसर थे। इन्होंने 1851 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, 1866 में। लेकिन 1851 में उन्होंने एक रहनुमाई मजदाइन सभा का गठन किया गया, जिसमें एस बंगाली और बदरुद्दीन उसके सहायक थे। 1892 में वे जो थे अध्यक्ष, वे एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपने एक जैसे एमपी चुनते हैं ना यहाँ पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां भी वो एमपी टाइप में चुन लिए गए थे वहां पे 1892 में। और उन्होंने एक ड्रेन वेल्थ थ्योरी दी थी, उन्होंने जिसको बोलते हैं धन दोहन की नीति का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें बोला गया कि जो अंग्रेज हैं यहाँ से अपना धन इकट्ठा कर करके दूसरे देश में, अपने खुद के देश में ले जा रहे हैं और इंडिया को गरीब बना रहे हैं। जो हमारा देश पहले सोने की चिड़िया होता था, उसको ये लूट के ले जा रहे हैं, ऐसा इनका कहना था। 1867 में इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा जिसका था इंग्लिश डेथ टू इंडिया। और 1951 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका टाइटल था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये 1851 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये सब के पॉइंट इम्पोर्टेंट है, उनके ईयर है ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इंडियन ग्लैडस्टीन भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन और ग्लैडस्टीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। ये क्या है, पहले इंडियन सिविल सर्विसेज में पहले चुने गए थे फर्स्ट, और इसमें लेकिन इनको 3 साल बाद ही सर्विस से डिसमिस कर दिया, बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने एक बंगाली जो मैगजीन थी उसमें लेख लिखा था अंग्रेजों के खिलाफ। और ये इस तरीके से पहले पत्रकार बने जो जेल में गए थे। 1918 में इन्होंने एक लिबरल फेडरेशन नाम का की स्थापना की। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था ए नेशन इन मेकिंग। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में। नेक्स्ट है फिरोज मेहता जी। इनको बॉम्बे का शेर कहा जाता है, ये फिरोज मेहता जी। और 1910 में उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल नाम का मैगजीन प्रकाशित किया था। जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये क्या है, शिष्य थे मोहम्मद एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे इसके शिष्य थे, एम जी रानाडे के जी के गोखले जी। और उन्होंने डेक्कन सभा में की स्थापना की थी। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी किसने बनाई, मैचिंग में क्वेश्चन पूछते हैं 1905 में जी के गोखले। और उन्होंने वेलबी कमीशन जो था उसमें टेस्टिमनी मतलब गवाही दी थी वेलबी कमीशन में, और उनको नाइटहुड की जो उपाधि मिल रही थी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था जी के गोखले जी ने। नेक्स्ट है बुक, क्या क्या कौन सी बुक लिखी गई है डेन वेल्थ थ्योरी पे। ये दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है प्योरिटी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एम जी रानाडे जी द्वारा एससी और इंडियन इकोनॉमिक्स, आर सी दत्त द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है जो धन दौलत का सिद्धांत जो था उसको अंग्रेजी के अंग्रेज जो शोषण कर रहे थे उसको स्पष्ट कर दिया गया था। और राष्ट्रीय आंदोलन को उसे एक उद्देश्य दिया था। उससे पहले जो हमारा कोई लक्ष्य नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो इन्होंने जब डेड वेल्थ थ्योरी दी तब हमें पता लगा कि हमारा सारा धन अंग्रेज लूट के ले जा रहे हैं। और जो डेड वेल्थ थ्योरी है उसको ब्लीडिंग थ्योरी भी कहा था दादा भाई नौरोजी ने। और एक लंदन में ईस्ट इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी जिसको होम चार्ज कहा जाता है। जो लंदन में होम चार्ज जिसको कहा जाता है, लंदन में स्थापित किया था
ईस्ट लंदन में इंडिया हाउस, मुझे से बोला इंडिया हाउस नाम था, लेकिन खर्चा उसको इंडिया के चार्जेस से लिया जाता है, उसको होम चार्जेस कहा जाता है। लेकिन अगर इसका पूरा मूल्यांकन अगर करेंगे तो इससे पता लगता है कि उदारवादियों को इस अपने जो एक कारण थे, अपने जो मांगने के जो तरीके थे, उन्हें कारण उनको आलोचना का शिकार होना पड़ा। लाला लाजपत राय जी थे, उन्होंने कहा कि जो उनके तरीके हैं राजनीतिक, वो एक तरीके भिक्षावृत्ति टाइप है, जैसे कोई भीख मांग रहा हो। ये लाला लाजपत राय जी ने कहा। लोकमान्य तिलक ने कांग्रेस के जो सम्मेलन हुए, जो सेशन हुए, उनकी जो तुलना की थी वो मेंढकों के टरटराने से की थी। जैसे मेंढक टरटराते रहते ना, जिनका कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही लोकमान्य तिलक जी ने बोला था। परंतु खुद भी तिलक एक प्रकार से उदारवादी नेता थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तुलना ऐसे तरीके से की थी। विपिन चंद्र पाल ने जो उदारवादी थे उनके लिए बोला गया था कि उदारवादियों ने ही जो जो पौधा बोया, जो मतलब कि जो एक तरीके से एक नींव रखी हमारे उसकी स्वतंत्रता संग्राम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और जो पौधा था वो बहुत गहराई में बोया, उसी के कारण ही हमें आगे जाके आजादी मिली। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट या नेशनलिस्ट के बारे में, जो 1905 से लेके 1920 तक का फेज था। तो थैंक यू सो मच। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। डेली द हिंदू का न्यूज़पेपर का डिस्कशन आपको अवेलेबल रहेगा और आपको उसकी पीडीएफ पे मिलेगी। थैंक यू सो मच।